जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई। भारत माता की। આપણો તિરંગો ઝૂકવો ના જોઈએ। હા, भारत माता की। भारत माता की। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી મનોહરલાલજી, મંત્રીમંડળના अन्य सभी सौ सदस्यों, सांसद, विधायकगण, अन्य सौ वरिष्ठ महानुभाव અને કચ્છના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મુજા સરજ્જા સત્રી એડા કચ્છી માડુ की आयो। आऊं कच्छ जा सपूत एड़ा क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा के घणे घणे नमन करिया। तो आई माड़े कच्छी भा भेणु के मुजा जजा जजा राम राम। साथियों, कच्छ की इस पावन धरा पर आशापुरा माता के आशीर्वाद हमारी सारी आशाएं पूरी करती है। आशापुरा माता ने हमेशा इस धरती पर अपनी कृपा रखी है। मैं आज कच्छ की धरती से मां आशापुरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा और कच्छ का नाता बहुत पुराना है। आप लोगों का प्यार भी इतना है कि मैं अपने आप को कच्छ आने से कभी रोक नहीं पाता हूं। और जब मैं राजनीति में भी नहीं था, सत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस समय भी कच्छ की धरती पर लगातार आना ये मेरी सहज कार्य रचना हुआ करती थी। यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मौका मिला है। कच्छ के लोगों का आत्मविश्वास अभावों के बीच भी आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ये हमेशा हमेशा
मेरे जीवन को दिशा देते रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है। आज तो यहां का जीवन बहुत आसान हो गया, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे याद है, जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था। और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की। और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया आप सबने। मैं जब मुख्यमंत्री था, लोग गिनते थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार कच्छ आए, हिसाब लगाते थे। कुछ लोग तो कहते थे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। अनेक गांवों में जाना, मेरे कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों को मिलना, मेरे कार्यालय में जाकर के बैठना, ये मेरे स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा था। साथियों, मैंने देखा है कि कच्छ में पानी नहीं था, लेकिन कच्छ के किसान पानीदार थे। उनका जज्बा हमेशा देखने लायक रहा है। सालों तक जो भी मैंने कच्छ में अनुभव किया, और मैं उसमें विकास की बहुत संभावनाएं देखता था। कच्छ ऐसा नहीं हो सकता। जिस भूमि पर हजारों साल पहले धौलावीरा हुआ हो, उस भूमि में जरूर कोई ताकत होनी चाहिए। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहां भूकंप आया था तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया था उस भूकंप में। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्छी खमीर पर था। અને એટલે જ હું તો કહેતો હતો, બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्छी मारू खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं,
मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो? क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो जाए एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट, ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। एक जमानो હતો, આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા શું થાય। અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા, એ જ રણ હવે આપણને નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને ઉર્જાવાન બનાવવાના છે। खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी 0 हो। और इसलिए हमने
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। गुजरात में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है। लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे। ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है। भारत पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है। सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और इसके परिणाम भी शानदार है। देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है। इसलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को, उसकी कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज भी यहां शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहां नई जेटी बनाई गई है। यहां ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे। एक जमाना था, આપણું માંડવી તો એના જ માટે મશહૂર હતું। મોટા મોટા જહાજ આપણા લોકો બનાવતા હતા। આજે પણ એ શક્તિ માંડવીમાં જોવા મળે છે। હવે આપણે આધુનિક જહાજ લઈને દુનિયામાં જવા માંગીએ છીએ। એનું નિર્માણ કરીને એને એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ। અને એનાથી આપણા હજારો નવજવાનોને શિપ બિલ્ડિંગ, આપણે ત્યાં અલંગમાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ છે, આપણે હવે તાકાત લગાવી છે શિપ બિલ્ડિંગમાં। અને આ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં રોજગારના સૌથી વધારે અવસર છે। साथियों, हमारे कच्छ ने हमेशा अपनी विरासत का सम्मान किया है। अब ये विरासत भी कच्छ के विकास की प्रेरणा बन गई। बीते 2-2.5 दशक में भुज में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सिरेमिक और नमक से जुड़े उद्योगों का बहुत विकास हुआ। कच्ची कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी, कपड़े और चमड़े का काम, इनकी धूम हर तरफ दिखाई देती है। અને આપણું ભુજોડી કોઈ પણ કદાચ હસ્તકલાનું કાર્યક્રમ એવો ના હોય કે એમાં અમારું ભુજોડી ના હોય। અજરક પ્રિન્ટિંગની પરંપરા કચ્છમાં અનોઠી છે।
અને હવે તો અમારા કચ્છની આ બધી કલાને જીઆઈ ટેગ મળી ગયું છે. એની ઓળખ ઊભી થઈ છે, દુનિયામાં એની ઓળખ ઊભી થઈ ગઈ છે. यानी अब इस पर मोहर लग गई है कि मूल रूप से ये कला कच्छ की है. ये विशेष रूप से हमारे जनजातीय परिवारों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत बड़ी पहचान है. इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए अनेक घोषणाएं की हैं. साथियों, मैं कच्छ के किसान बहनों और भाइयों को, परिश्रम को भी नमन करता हूं. आपने मुश्किल चुनौतियों के बीच में हार नहीं मानी. एक समय था जब गुजरात में पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया था. नर्मदा जी की कृपा और सरकार के प्रयासों से आज स्थिति बदल गई. केवड़िया से कच्छ के मोड़कुबा तक जो नहर बनी है, उससे कच्छ की किस्मत बदल गई है. आज कच्छ के आम, खजूर, अनार, जीरा और ड्रैगन फ्रूट तो कमाल कर रहा है. ऐसी अनेक फसलें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही है. एक समय था कच्छ पलायन के लिए मजबूर था. हमारे यहां पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ हुआ करता था. आज कच्छ के लोगों को ही कच्छ में रोजगार मिलता है. इतना नहीं, कच्छ के बाहर लोगों की आशा भी कच्छ में बन गई है. साथियों, देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है. टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार है. कच्छ में इतिहास भी है, संस्कृति भी है और प्रकृति भी है. मुझे खुशी है कि कच्छ का रणोत्सव दिनों दिन नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है. ये जो स्मृति वन हमारे भुज में बना है, इसको यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय माना है. आने वाले समय में यहां के पर्यटन में और विस्तार होगा. धोरडो गांव दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में से एक है. क्या धोरडो वाले आज यहां जरा तिरंगा फहराइए. मांडवी का सी बीच भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है. और मैं तो भूपेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करता हूं, कच्छ के सारे नेता यहां बैठे हैं, जब हमारा रणोत्सव चलता हो, क्या उसी समय हम कच्छ के बीच पर बीच कंपटीशन, खेलों की, क्योंकि आजकल बीच गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. अभी कुछ समय पहले दीव में नेशनल कंपटीशन हुआ. हजारों बच्चे खेलने के लिए आते हैं. बीच की बालू में खेलना होता है. मैं चाहूंगा कि अब रेगुलरली जब रणोत्सव चलता हो, उसी समय हमारे मांडवी के बीच पर देश भर के लोग आए, खेले और बीच उत्सव, यानी एक प्रकार से कच्छ टूरिज्म के अंदर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता चले. आपको जो भी मदद चाहिए, मैं तो मौजूद ही हूं हमेशा. साथियों, अहमदाबाद ने भुजनी वच्चे नमो भारत રેપિડ રેલ આણે પણ ટુરિઝમને મોટી તાકાત આપી છે. સાથીઓ, આજે 26 મે છે. કેમ આમ ઠંડા પડી ગયા?
આપ સૌ ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોએ મને વાજતે ગાતે ગુજરાતમાંથી વિદાય આપીને દિલ્હી મોકલ્યો અને 2014 26 મે આજે જ અને લગભગ આ જ સમયે દેશમાં પહેલીવાર પ્રધાનમંત્રી તરીકે પ્રધાન સેવક તરીકે સોગંદ લીધા હતા. આપના આશીર્વાદથી 26 મે 2014 ગુજરાત સેવામાંથી આગળ વધીને રાષ્ટ્ર સેવામાં 11 વર્ષની યાત્રા અને વિધિના જોગાનુજોગ જુઓ. 26 મે પ્રધાનમંત્રી પદને 11 વર્ષ થાય અને જે દિવસે મેં સોગંદ વિધિ લીધી હતી ત્યારે દેશ દુનિયામાં ઇકોનોમીમાં 11 નંબર પર હતો અને આજે 11 વર્ષે 4 નંબર પર પહોંચી ગયો. साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है. टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा. मैं कभी भी उस चीज के जिक्र ही नहीं करता था. मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था. भुला दिया था मैंने. और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया. दोस्तों, साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है. ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है. जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा. भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. साथियों,
ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। नौ तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की। और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई।
कहता मैंने कहा आपने तो 71 की लड़ाई देखी है, इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था, और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है। और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था, हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है।
आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, भारत की दिशा एकदम स्पष्ट है। भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है। मुझे भरोसा है कि जैसे कच्छ की जो स्पिरिट है, वो भारत को विकसित बनाने के लिए भी प्रेरणा बनेगी। મારા કચ્છી ભાઈ બહેનો, હવે થોડા દાડા પછી આપણું અષાઢી બીજ આવશે, આપણું કચ્છી નવું વર્ષ। અહીં આવ્યો છું, પહેલા તો અહીં અષાઢી બીજે આવવાનો મોકો લેતો હતો, પણ હવે આવવાનો નથી। તો આજે આપણા અષાઢી બીજના નવ વર્ષની શુભેચ્છાઓ મારા કચ્છી ભાઈઓ બહેનોને દેતો જાઉં। કચ્છના મારા વાલા ભાઈ બહેનો, આપનો પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ અને આજે જે રોડ શો કર્યો આપે, આટલી ગરમીમાં એરપોર્ટથી અહીં સુધી માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું હતું। કચ્છને મારા 100 સલામ દોસ્તો, 100 સલામ। એકવાર ફરી આપ સૌને અનેકવિધ વિકાસ કાર્યોની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। મારી સાથે જોર પૂરી તાકાતથી બોલીએ અને તિરંગા ઝંડાને બરાબર ઊંચા કરીને કરીએ। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.